हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम दिल्ली पुलिस एससीएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये इसका जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और बात करें एससीएम में बहुत अंतर होता है इसकी जॉब प्रोफाइल में भी और सैलरी में भी। ठीक है, ये सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है और इसके अलावा इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में आपके केवल 15 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे नहीं, अच्छा खासा लेवल आपसे पूछा जाता है। तो पूरे सेशन तक आपको लास्ट तक जरूर बने रहना। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच आपको अपने एग्जाम में कैसे समय बताना है। ठीक है, मतलब आप कैसे अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि सॉल्व तो सब लोग करा देते हैं लेकिन आपको जो टाइम मैनेज करना आना चाहिए वो आपको इस सेशन में मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये आपका एससीएम में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप गूगल भी कर सकते हैं। वर्ष 2014 में एक शहर की जनसंख्या 8 लाख थी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, मान लो 8 लाख थी। वैसे भी हमें जीरो से कोई मतलब नहीं है। यदि 2015 में 8% की वृद्धि होती है और 2016 में 35% की कमी होती है और 2017 में केवल 65% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 में अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, हमें यह बताना है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे एकदम वन लाइनर तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो जनसंख्या हमें दी गई है कितनी, वो दी गई है आपको 80 लाख। ये हमारी जनसंख्या कितनी, 80 लाख। 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो। ठीक है, उसके बाद यदि वर्ष 2015 में 8% की वृद्धि हुई, 2014 में तो आपकी केवल 80 लाख की जनसंख्या है, यदि 2015 में 8% की वृद्धि होती है, जब भी वृद्धि होती है तो हम 100 में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 108 बटे आ जाएगा आपका कितना, 100। ठीक है, उसके बाद में 2015 के बाद में 2016 आया जिसमें आपकी 35% की कमी देखने को मिली। जब 35% की कमी हुई है तो 100 में से घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केवल 65% ही आपकी जनसंख्या रह चुकी है। अब 2017 में बात करें तो 65% की वृद्धि हुई है, मतलब पिछले वर्ष 65% की कमी और अगले वर्ष 65% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमें बताना है वर्ष 2017 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, इसके कई सारे आपके मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड तो यही है कि आप इसे सॉल्व कर लो और आपको आप इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला तो हमारा जो भी उत्तर होगा, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें देखो, पहले मैं आपको सॉल्व ही करके बता देता हूँ। 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6, ये जीरो तो सब आपके निपट गए। ठीक है, अब जो हमारा उत्तर आएगा वो केवल इसका हमें गुणा ही करना है, 8 गुणा 108 गुणा 65 और गुणा 165। ठीक है, कई सारे लोग इसे छोड़ कर आते हैं, पर इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करें तो आपका 8, जो भी मेरा उत्तर होगा वो आपका 8 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप 9 का मल्टीपल देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 और 1 9 हो रहा है, मतलब 9 की विभाज्यता की नियम लग सकती है, इसमें आपकी 13 की विभाज्यता नियम लगेगी और इसमें आपकी 11 की विभाज्यता का नियम भी लगेगा। जब भी एग्जामिनर आपको टफ से टफ क्वेश्चन देता है तो उसमें आपकी ट्रिक जरूर काम करती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हम 9 की विभाज्यता चेक कर लेते हैं। ठीक है, 8 4 12, 12 और 2 कितने होते हैं, 14। ठीक है, और 14 और 8, 8 6 14 और 8 आपका हो जाएगा कितना, 22 और 7 29। इसमें आपका 9 का भाग नहीं जाता, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 9 और 2 11, 11 और 6 होते हैं आपके कितने, 17। ठीक है, 17 और 3 20 और 3 23 और 4 27। हाँ, इसमें आपका किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, इसमें आपका 9 का भाग नहीं जा रहा। इसमें बात कर लेते हैं, अब इसमें देखो बड़ी संख्या है तो आप 8 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 8 क्या कहता है, आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो 535 में आपका 8 का भाग नहीं जाता, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर दूसरा ही है जिसे हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी आप चाहते तो केवल आखिरी अंक चेक कर सकते थे, मतलब 8 की बाध्यता चेक कर सकते थे। 664 में आपका 8 का भाग जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं और अपना उत्तर टिक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मार्ट अप्रोच से ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य है। अब देखो यहाँ पर 47 और 27, 77 और 97, 57 और 67 और 37 और 67। एक तो हम पेपर देते हैं तो तब तो हमारे दिमाग पर और ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, अब आप इन्हें देखेंगे तो आपको लग रहा होगा सभी अभाज्य हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे 47, ठीक है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 27 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो, 77 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 97 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 9 7 16। ठीक है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 57 में आपका 3 का भाग जाता है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ना 37 में किसी का भाग जाता है और ना 67 में आपका किसी का भाग जाता है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा केवल आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चन है और पूरे जैसे ही क्वेश्चन है मैंने सब आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कितना टफ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है आपको 3:1। फिर आपको एक कंडीशन निकालनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स प्लस वाई 5:6, तो 2x.3y का आपको मान बताना है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब भी एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें आपकी ट्रिक जरूर काम करेगी। अब ट्रिक हमारी कहाँ काम करेगी, यहाँ काम करेगी। आपको जो भी यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, फिर आपका एक्स का गुणा 2 में करना पड़ेगा और
और जो y का गुणा है वो 3 में करना पड़ेगा, और वही आपको अनुपात पूछा है। तो जो भी आपकी x की वैल्यू निकल कर आएगी और जो भी आपकी y की वैल्यू निकल कर आएगी, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तब आपको जो भी x की वैल्यू निकल कर आएगी आपको उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, और फिर जो भी आपकी y की वैल्यू निकल कर आएगी उसमें आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का आशय ये है कि मेरा जो भी अनुपात होगा उसमें आपका 2 का भी भाग जाना चाहिए और उसमें जो है आपका 3 का भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, कहना मैं यह चाहता हूं। तो किस में देखो, y की वैल्यू मतलब इसमें आपका 3 का भाग जा रहा है, हाँ इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 में आपका 3 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 7 4 11 होता है, 11 में आपका 3 का भाग नहीं जाता, और 3 की ब्याजता क्या होती है, अंकों का योग आपका 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 3 2 5 इसमें आपका 3 का भाग नहीं जाता, 4 3 7 इसमें आपका भाग नहीं जाता। केवल ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं विभाज्यता का नियम। क्योंकि आपकी जो भी x और y की वैल्यू निकल कर आएगी, आप थोड़ा सोच के देखिए, जो भी x और y की वैल्यू निकल कर आएगी फिर उसमें आपको x का 2 में गुणा करना पड़ेगा और y की वैल्यू का 3 में गुणा करना पड़ेगा। मतलब जो भी मेरी y की वैल्यू होगी वो आपका 3 से जरूर कटनी चाहिए। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 ऐसा ही है जिसमें आपकी 3 का भाग जा रहा है। तो ऐसे आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका किससे, चतुर्थ अनुपाती से पूछा गया है। ठीक है, 19 23 और 38 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे मेथड से कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इकाई अंक यानी आपका ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो आपका फॉर्मेट काम करता है वो करता है आपका a गुणा d बराबर में b गुणा c। मतलब इसका मतलब यह है कि a की गुणा आप d में करो, बराबर में होना चाहिए b गुणा c। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बोलेंगे 19 गुणा आपकी d की वैल्यू हमें निकालनी है, और बराबर में आपका कितना लिखा है, b का मान 23 लिखा है। ठीक है, और c का मान कितना लिखा है, ये लिखा है आपका 38। ठीक है, ये इसका मान कितना लिखा है 38। अब ये यहाँ पर क्या होगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, और d बराबर कितना होगा, 23 दूनी 46। ये आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया a का गुणा d के साथ होना चाहिए, बराबर b का गुणा c में। मतलब a और d का गुणा करने पर यदि 6 आ रहा है तो b और c का गुणा करने पर भी 6 ही आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह होता है। तो एक बात बताओ, यदि b और c का गुणा करें 8 3 24, इकाई अंक केवल 4 आना चाहिए। तो 9 का गुणा हम किस में करें कि हमें इकाई अंक 4 मिले, तो 9 का गुणा 6 में करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 मिलेगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72 2 मिलेगा, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो इकाई अंक 8 मिलेगा। तो कहने का आशा यह है कि आप इकाई अंक से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी देरी के, बिना पेन उठाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 5800 में वाटर कूलर खरीदा। ठीक है, वह इसे अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई साहब, ये दिल्ली पुलिस का खानदानी क्वेश्चन है, मतलब हर एक शिफ्ट में पूछा है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो आपका, चाहे SCM हो। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो मैं आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उसमें भी मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था। वो क्या बताया था, वो ये है कि आपका CP बराबर होता है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट या आपको लॉस दिया गया हो परसेंटेज में, और नीचे लिखेंगे हमेशा आप डिस्काउंट, बराबर में होता है आपका मार्क प्राइस। यदि आपसे मार्क प्राइस पूछा होता तो आपको CP गिवन होता, और यदि आपसे CP पूछा होता तो आपके पास मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य गिवन होता। ठीक है, अब हम इसे कैसे सजाएंगे, तो देखो कैसे सजाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है CP आपको दिया गया है। ठीक है, 5800 में खरीदा है उसने, गुणा 12% का डिस्काउंट यानी 88। जब भी आपका डिस्काउंट की बात करें तो 100 में से हम घटा देते हैं, और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है यानी 100 में जुड़ जाएगा 10, तो 110। बराबर में आपसे अंकित मूल्य पूछा है, बस इसे उठाकर उल्टा सीधा कर दो, मतलब काट पीट दो। ये आ जाएगा आपका कितना, 11 8 88। ठीक है, और जब 8 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 8 8 ही 7 ही 56, बचेगा आपका कितना 2, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 7250। ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, फॉर्मेट आपको वही याद रखना है जो मैंने आपको बताया। कुछ लोग आपके 100 - D 100 + D से करते हैं, लेकिन यह तरीका बेस्ट है, यकीन मानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी भी एक जबरदस्त ट्रिक देखेंगे हम। ठीक है, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1900 पर 798 का ब्याज एकत्रित होगा। SI में आपको सीधा पता होगा, SI बराबर क्या होता है, यह होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में होता है आपका कितना 100, यही होता है ना। ठीक है, तो अब हम इसे इसी फॉर्मेट में हम इसे जमा देते हैं। ठीक है, कैसे जमाएंगे, देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, कितने वर्षों में। ठीक है, कितने वर्षों में, तो इसका जो मैं आपको फॉर्मेट यूज़ कराता हूँ वो क्या होता है, वो होता है आपका 100 गुणा ब्याज कितना दिया गया है 798, मतलब ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन यानी 1900, और कितने कितने परसेंट ब्याज है, 7% प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, कितने वर्षों में हो जाएगा, ये एकदम इसी तरीके से आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 19 चौके होता है 76, बचेगा आपका कितना 3, 19 दूनी होता है 48। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से ये 6 बार कट जाएगा, तो 6 वर्षों में ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मतलब 6 साल लगेंगे इतनी राशि होने में। ठीक है, ये तो थी इसकी लॉन्ग मेथड। अब सुनो,
देखो आपको मैंने अभी क्या बताया, साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मेट होता है कि आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय। यदि आपका ब्याज निकालना होता, ठीक है, तो हम 7 का तो भाग करते, देखो इसमें 7 का भी आपका भाग जा रहा होगा क्योंकि ब्याज की दर कितनी है 7%। तो एक बात बताओ, क्या 5 का भाग 798 में जाता है? नहीं जाता। 6 का भाग आपका जाता है? हाँ जाता है। 9 का भाग इसमें जाता है क्या? नहीं जाता। ठीक है, और बात कर लेते हैं 8 का भाग इसमें जाता है? नहीं जाता। तो बस ऑप्शन नंबर केवल और केवल ऑप्शन नंबर दूसरा ये ऐसा जिसमें आपका 798 का भाग जा रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज का मतलब ही क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मतलब जो भी दर दी गई होगी उसका भी गुणा होगा हमारे उत्तर में, और जो समय दिया गया होगा उसका भी गुणा होगा हमारे उत्तर में। तो मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा उन दोनों का मल्टीपल होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चमड़े के थैले की कीमत 15% की वृद्धि की जाती है और 15% की कमी की जाती है तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होगी? मैंने अलग अलग वीडियो में डालता हूँ 10-10 मिनट के, आप वो भी चेक कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट टाइप कराई हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनती हैं। इसकी बात करें तो जब भी आपको एक परसेंटेज, मान लो कोई परसेंटेज दिया है आपको 20% की कमी वाला और कोई परसेंटेज दिया हो आपको 20% की वृद्धि वाला, परसेंटेज आपका सेम हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में केवल आपको 20 का वर्ग कर देना है और बटे में रख देना है क्या 100। 20 का वर्ग कितना होता है? ये होता है आपका 400 और बटे में आ जाएगा कितना 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा कितना 4% ओवरऑल। ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी कितनी ओवरऑल। और एक बात, ये हमेशा माइनस में आएगा, मतलब ये जो उत्तर आएगा हमेशा लॉस में आने वाला है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है कितना 15% की कमी की जाती है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 15 का वर्ग कर देना और बटे में आ जाएगा कितना 100। ठीक है, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 और बटे में आ जाएगा कितना 100। अब 225 ऊपर है, नीचे आपके 2 जीरो है, तो 2 जीरो बाद आपका दशमलव लग जाएगा 2.25। ये आपका उत्तर होगा, वो भी हानि में आपका उत्तर हमेशा आएगा, आप याद रखना, नहीं तो आप कभी कभी दो ऑप्शन भी मैच कर जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसकी आप डायरेक्ट ट्रिक ही सुन लो। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है क्या कि आपको पाई का मान 22/7 रखना है। मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा, आपको पता है आप इसका फॉर्मेट लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, तो जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें आपका पाई तो आपको रखना ही होगा। और पाई का मान कितना रखने को बोला है भाई साहब ने? 22/7। मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो आपका 11 से जरूर कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 4 और 2 6, 9 और 1 10, इसमें आपका 11 का भाग नहीं जाता। अच्छा, आपको 11 की विभाज्यता पता है ना? जैसे यहाँ पर लिखा हो कितना, यहाँ पर लिखा हो आपका 1496। तो इसमें हम कैसे चेक करते हैं, इसमें ऑल्टरनेटिव चलते हैं। ठीक है, 6 और 4 को जोड़ेंगे और 9 और 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, और दोनों को घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी आपका 11 की वैधता का नियम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2, 8 4 कितने होते हैं 12 और 9 और 1 होते हैं कितने 10। 12 में से जब आपका 10 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मैंने क्या बोला, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। 6 और 4 10 और 9 और 1 10, हाँ 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने खुद बोल दिया है कि 22/7 आप उपयोग में लाइए, तो और हम क्या कर सकते हैं, ट्रिकी लगाएंगे। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपसे पाई का क्वेश्चन है। ठीक है, पाई चार्ट से आपका क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 4 विभिन्न प्रकार के चॉकलेटों के वार्षिक उत्पादन को निम्न तालिका में सारणीबद्ध किया गया, इनमें से किस चॉकलेट के उत्पादन में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? क्वेश्चन में क्या बोला है, उत्पादन में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, ए अगर 2010 में 72 कमाता था तो 2011 में 78 कमा रहा है। ठीक है, जीरो मीरो सब हटा दो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। यदि बी 2010 में 85 कमा रहा था तो 2011 में 88 कमाने लगा। ठीक है, यदि सी 69 कमा रहा था तो 74 कमाने लगा। डी 2010 में 58 कमा रहा था तो अब 67 कमा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने कितने की वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर केवल 3 की वृद्धि हुई है। इसमें देखो केवल और केवल आपकी कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। और इसमें तो भाई साहब आपकी कमी हुई है, मतलब ये तो हमें देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, उसने बोला है न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि। यदि इसमें वृद्धि नहीं लगी होती, मतलब ये शब्द नहीं आया होता, तो हमारा उत्तर यही हो जाता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 58 से आपका 67 हो गया। ठीक है, 58 से आपका 67 हो गया। ठीक है, इसमें आपकी कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, मैंने गलती से रॉन्ग पढ़ लिया। ठीक है, इसमें आपकी वृद्धि हुई है कितने की, 2 और 1 9% की आपकी इसमें वृद्धि हुई है। 9% की वृद्धि हुई है। और उसने आपसे पूछा ही है कि न्यूनतम वृद्धि किस में हुई है, तो 3 में हुई है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें भी आपका बी लिखा हो। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे मतलब सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जब भी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजन ने 5,000 में एक साइकिल खरीदी और इसके परिवहन के लिए 250 का भुगतान किया। ठीक है, यदि उसने 5,000 में कोई वस्तु खरीदी है और परिवहन पर कितने का 250 का खर्च हुआ है, तो उसे कुल कितने का क्रय मूल्य हुआ, वो पड़ा आपको 250 रुपये का। हमेशा वाहन भत्ता जो भी हो, किराया हो, हमेशा आपका क्रय मूल्य में लगेगा ही लगेगा। मान लो आप कोई चीज़ 1,000 में खरीद कर लाए और उसे घर तक लाते लाते आपको 500 रुपये किराया लग गया, तो आपको वस्तु कितने में पड़ी, 1,500 में पड़ी। और ऐसे ही इसको पड़ी है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। उसने बोला यदि वो साइकिल 5,075 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब क्या किया है, 5,250 में तो उसने खरीदा है, लेकिन 5,075 में तो उसने बेचा है, मतलब एसपी। ठीक है, ये है उसका क्या सीपी, ये है उसका सीपी और ये है क्या उसका एसपी। अब इन दोनों में अंतर देख लो, कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर है आपका 175 का। ठीक है,
इन दोनों में अंतर है कितने का, 175 का। मतलब 175 का उसने लॉस किया है किस पर, 5000 पर। 1 2 और 3 गुणा में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, 500 और सॉरी ये 5000 लिख दिया, इसमें आपका वो भी तो ऐड हुआ ना, भत्ता, किराया भत्ता 5250 रुपये की उसको पड़ी थी, कितने की, 5075 की, 5275 की उसे पड़ी थी क्या, साइकिल, जिसे उसने 175 की हानि पर बेच दी। तो उसे ओरिजिनल कितने की हानि हुई है वो हमें बताना है। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई कितनी आपकी, 70/21। ठीक है, 70/21। अब यहाँ पर देखो 21 तिया कितने होते हैं, 21 तिया होते हैं आपके कितने, 63। फिर आपका कितना बच जाएगा, आपका 7, 21 तिया 63, 21 तिया 63, मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा वो 3.33 का लॉस इसमें होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा एक काम करते हैं, आपको इसका मतलब वो दिखा देते हैं, इसका ऑप्शन ऑप्शन दिखा देते हैं। देखो ऑप्शन में भी इतना ही लिखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3.33 की हानि। ठीक है, वो हमने थोड़ी हाइड कर दिया था, मतलब ताकि स्लाइड की कमी ना हो। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आयोग ने भी यही उत्तर माना है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका उत्तर बता सकते हैं। वैसे भी इसमें भी आपका 11 का मल्टीपल ही काम करने वाला है। ठीक है, जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले आप 11 का मल्टीपल जरूर चेक करें। यहाँ पर जा रहा है क्या, 7 4 11 5 2 7, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 7 5 12 और 4 और 2 6, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 5 4 9 7 2 9, हाँ इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो एक बार आप जरूर 11 का मल्टीपल चेक कर लें अपनी परीक्षा में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले 15 दिनों में काम कर सकता है, एक लड़की अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा आपको क्षमता निकालना, एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, यदि एक लड़का है यानी बॉयस है प्लस एक गर्ल्स है जो मिलकर काम कर रहे हैं कितने, 12 दिन में। ठीक है, जबकि एक लड़का अकेला मतलब बॉयस अकेला 15 दिन में कर रहा है। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका कितना, 60। 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो, यदि लड़का और लड़की दोनों मिलकर काम करें तो 5 काम करते हैं, और यदि लड़का अकेला काम करे तो 4 काम करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गर्ल्स केवल एक काम ही कर रही है। गर्ल्स की क्षमता कितनी निकल के आ गई, एक निकल के आ गई। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लड़की अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो 60 काम है और लड़की किस क्षमता से करेगी, एक की क्षमता से करेगी, तो उसे कुल कितने दिन लगेंगे, केवल 60 दिन ही लगेंगे। और लड़का करता है तो कितने दिन लगते हैं, उसे 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका, एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपये की राशि उधार ली। ठीक है, एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कितना होगा, मतलब गणना करो कितना होगा ब्याज। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपका अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेशन होती है तो उसमें क्या होती है, आपकी दर आधी होती है, मतलब 10 का आपको आधा करना पड़ेगा, और समय 1 वर्ष दिया गया है तो आपका टाइम का आपको दोगुना करना पड़ता है, मतलब 1 गुणा 2, यानी ये आ गया आपका कितना, 2, ये आ गया आपका टाइम, और ये आ गई आपकी रेट बराबर आ गई कितनी, 5%। बस अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है इन दोनों का, तो सी आई बराबर होता है 5 दूनी 10, एक बार इसका गुणा करो और दूसरी बार इसका वर्ग कर दो, 5 25, ये हो गया आपका सी आई, मतलब कैलकुलेट करने का ये एक शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 8,000 का केवल 10.25/100। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दशमलव लगा है तो नीचे आपके 2 जीरो आ जाएंगे और ये आपका दशमलव हट जाएगा। ठीक है, समझे बात को। अब क्या होगा, यहाँ पर ये 3 जीरो से आपके 3 जीरो यहाँ पर निपट चुके हैं, और यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, 3 जीरो से आपके 3 जीरो तो चले गए। अब यहाँ पर क्या होगा, 25, 8 का 25 में गुणा करो। ठीक है, 8 पंचे 40, और बचेगा आपका कितना, 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल के 2, 8 दाम 80 और 2 82। ठीक है, और बटे में आपका 1 जीरो है, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, तो 820 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया सीआई कैसे निकाला जाता है, तो सीआई निकालने का एक बार आप गुणा कीजिए, दूसरी बार वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 2 साल का आपका सीआई निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 86 दिनों में कर सकते हैं, इसका मतलब यह है, क्वेश्चन यह कहना चाहता है, यदि आप 6 पुरुषों से काम करा लो तो उन्हें 86 दिन लगेंगे, या आप 8 महिलाओं से करा लो तो 86 दिन लगेंगे। दोनों तरफ 86 कॉमन होंगे तो हम उन्हें काट देंगे, इससे अच्छा हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको एफिशिएंसी निकालना। यदि 8 पुरुष हैं बराबर में है आपका कहे कितनी, 8 वुमेन। ठीक है, 8 आपका 6 पुरुष थे। ठीक है, ये आपका 6 मेल बराबर 8 फीमेल। ठीक है, अब हम इसको यहीं पर
सरल कर लेंगे, मतलब काट लेंगे। 2 से जाएगा ये आपका 3 बार, 2 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 3 मेल बराबर 4 फीमेल, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया है, ऐसे जब भी आपको रेशो निकालना पड़े तो आप कैसे निकालते हैं, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, m को यहीं रहने दो और f को आप नीचे ले आओ, और 4 को यहीं रहने दो और 3 को आप नीचे ले आओ। ये आ गई इनकी कितनी एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे 14 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको कुल समय निकालना पड़ेगा। यदि आपका 6 महिलाएं और किससे 3 की क्षमता से काम करेंगी, ठीक है, तो उन्हें कितने दिन लग रहे हैं, उन्हें लग रहे हैं कितने, 86 दिन लग रहे हैं, ठीक है, उन्हें लग रहे हैं कितने, 86 दिन। ओके, तो आपको पूछा है 14 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगी, ठीक है। इसे हम ऊपर भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से आप किसी एक को भी ले लीजिए। यदि आपकी 6 पुरुष हैं और पुरुष की क्षमता कितनी दी गई है, आपको 4 दी गई है, और ये 86 दिन में काम कर सकते हैं, तो उसने बोला 14 पुरुष, तो 14 पुरुष, एम की क्षमता कितनी है, 4, प्लस आपका 10 महिलाएं, 10 गुणा 3, क्योंकि जो महिलाओं की क्षमता है वो कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24 गुणा आ जाएगा कितना, 86, 14 और 14 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 14 की 42, 14 चौके 56 और प्लस में आ जाएगा कितना, 10 या 30, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 56 और 30 को हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 86 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं कितना, 86, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, 86 से आपका 86 कट जाएगा, तो 86 से आपका 86 काट दिया, यहाँ पर कितना आ गया, 24, तो 24 दिन लगेंगे, काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। या आप 6 मेल से करा लो चाहे 8 फीमेल से करा लो, उन दोनों को 86 दिन लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो हम देखो चाहते तो यहाँ गुणा में 86 लिख देते, यहाँ भी 86 लिख देते, तो फिर कट जाता ही वो, ठीक है, तो हमने लिखा नहीं, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। यदि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, ठीक है। यदि 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 5 घंटे में कितनी करेगी, 5 चौके 20 यानी 200 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है। 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी, मतलब 200 ही दूरी तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 5 घंटे तक वो चली है तो उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, आप बोलेंगे 200 किलोमीटर। अब उसने बोला है 200 किलोमीटर चलाओ, लेकिन समय कितना होना चाहिए, 2.5 घंटे, ठीक है। कितने की स्पीड से वो चलेगी, मतलब 200 किलोमीटर 2.5 घंटे में पहुंचने के लिए उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट लगाए ना, तो एक काम करो, यहाँ पर 1 जीरो लगा दो, ठीक है। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, 25 8 200 और 1 जीरो, ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा, ठीक है। दुगनी की चाल से उसे चलना पड़ेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे भी आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे। यदि 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में समय लेती है, ठीक है, तो 80 किलोमीटर की 2.5 घंटे में लेगी, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च समान रहे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर होगा आपका पहले 100 रुपये में कोई वस्तु आ रही थी, तो अब कितने की आ रही है, 125 की आ रही है। यह आपका मूल्य का रेशो, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, वो होता है आपका खपत का रेशो। आपको याद रखना है, जो आपका मूल्य का रेशो होता है उसका उल्टा होता है आपका खपत का रेशो, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना, 125 से 100, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि पहले 100 रुपये में 125 ग्राम शक्कर मिल रही थी, तो अब 125 में केवल 100 ग्राम शक्कर ही आपको मिल रही है, तो आपको कितने की कमी इसमें करनी पड़ेगी, तो 125 से आपको 100 पर लाना है, मतलब केवल 25 की कमी करनी पड़ेगी, किस पर, मूल राशि पर, मतलब आपको 25 की कमी करनी पड़ेगी 125 पर, और गुणा में आ जाएगा कितना, 100। बस इसे सॉल्व कर लो, 25 पंचे 125 और 5 से जाएगा ये 20%, मतलब 20% की आपको कमी करनी पड़ेगी। फॉर्मेट क्या है, यदि जो आपका मूल्य का रेशो होता है उस जस्ट उल्टा उसका खपत का रेशो होता है। पहले यदि 100 रुपये में मिल रही थी तो 25% की वृद्धि हो गई, 125 रुपये में अब वो चीनी मिल रही है। 100 रुपये में पहले आप 125 ग्राम चीनी लाते थे, अब 125 रुपये में आपको 100 ग्राम चीनी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज। सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7,200 रुपये उधार लिए, ठीक है, ले जाए। 3 वर्ष की अवधि के बाद राशि 9,576 हो जाएगी, ब्याज दर बताओ। मतलब आपने किसी बैंक से 7,200 रुपये उधार लिए, 3 साल के बाद आपने 9,576 देने पड़े आपको, तो बताओ किस रेट पर आपने पैसा लिया था, ये पूछ रहा है, ठीक है। लिया था कितने में, 7,200, और हो कितने चुके हैं, 9,576, ठीक है। यहाँ पर आप अंतर देख लो, पहले 7,200 थे, अब 9,576 हो चुके हैं। यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर है आपका 2376 का, ठीक है। 2376 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा, कितने सालों में, यह देना पड़ा आपको 3 वर्ष में, ठीक है। तो 1 साल में आपका ब्याज कितना होगा, 1 साल में ब्याज होगा 2376/3, ठीक है। 3 से काट लो, 30 आते होता है आपका 21, ठीक है, और बचेगा आपका 2 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। 1 वर्ष का ये आपका साधारण ब्याज होने वाला है, ये है आपका ब्याज, ठीक
ठीक है। और दर निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, दर निकालने का फॉर्मेट होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है 792 बटे मूलधन कितना है 7200, गुणा में आ जाएगा कितना 100। ठीक है, अब हम इसे काट लेते हैं। तो 1 से 2 जीरो आपके कट गए, और कितनी बार जा सकता है, ये जा सकता है आपका 792 आपका 2000। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका एग्जैक्ट 72 एकम 72, बचेगा आपका 7, 72 एकम 72, यानी जो आपने रेट लिया है वो आपका 11% है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, उम्मीद है आप इसे जरूर कर लेंगे। और ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, इसे भी आप जरूर बताएं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कमेंट में उत्तर जरूर बता सकते हैं इसे मैं छुपा देता हूँ। ठीक है, और आगे चलते हैं। और ये आपका 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए। उम्मीद है आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे कमेंट में। ठीक है गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपको इतना फर्ज है कि आप इसका उत्तर जरूर बताएं। ठीक है, ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, मैं आपके सिलेक्शन में कुछ योगदान दे सकूँ। ठीक है गाइस, सेशन कैसा लगा हो आप कमेंट में जरूर बताएं, या अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, बुरा लगा हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। 20 क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट में।